सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हुआ मैं आज आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो एक बुद्धि का तीसरा टॉपिक अपने शेष रह रहा था, 2 वीडियो बुद्धि पर बन चुके हैं। अब तीसरा वीडियो बुद्धि का मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसमें अपन 2 टॉपिक पढ़ेंगे, बुद्धि का मापन और बुद्धि का परीक्षण। ये अपन इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धि मापन में बुद्धि का जो मापन होता है, इंटेलिजेंस का जो मेजरमेंट होता है बुद्धि का, उसमें प्रयुक्त आधारभूत प्रत्यय यानी कौन कौन से प्रत्यय इसमें काम आते हैं। आधारभूत प्रत्यय नंबर 1 मानसिक आयु, मेंटल एज कहते हैं और शॉर्ट में इसको MA कहते हैं। M फॉर मेंटल, A फॉर एज, मेंटल एज। मानसिक विकास को मानसिक आयु के रूप में मापा जाता है। आप लिख लें, मानसिक जो विकास है, मेंटल जो डेवलपमेंट है, वही मानसिक आयु है। मानसिक विकास को मानसिक आयु के रूप में मापा जाता है। मानसिक आयु का विचार बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि मानसिक आयु का विचार सर्वप्रथम किसने किया। तो मानसिक आयु का सर्वप्रथम विचार फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बी ने, आप नोट कर लें अपनी नोटबुक में, इसका मानसिक विकास आयु का जो विचार है वो सबसे पहले 1904 में अल्फ्रेड बीने ने दिया था। दूसरा प्रत्यय आता है वास्तविक आयु, क्रोनोलॉजिकल एज, CA जिसको शॉर्ट में कहते हैं। यह बालक की जन्म से लेकर परीक्षण करने की तिथि तक की वास्तविक आयु होती है। जैसे बालक 10 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का है, ये उस बालक की जन्म से लेकर, जब से बच्चा पैदा हुआ है उससे लेकर के जिस दिन उसका परीक्षण किया जा रहा है उसकी तिथि तक की जो वास्तविक आयु होती है, एज होती है, वही वास्तविक आयु कहलाती है। अब आता है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ कहते हैं जिसको। ये तीसरा प्रत्यय है बुद्धि मापने का। एक मानसिक आयु, दूसरा वास्तविक आयु, तीसरा बुद्धि लब्धि। इंटेलिजेंस क्वोशिएंट बुद्धि लब्धि है, IQ जिसको बोलते हैं। तो बुद्धि लब्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1912 में जर्मन वैज्ञानिक स्टर्न ने दिया। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और कब किया? तो स्टर्न महोदय ने किया, 1912 में किया। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र 1916 में टर्मन ने दिया। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र किसने दिया? टर्मन ने दिया। कब दिया? 1916 में दिया। नोट कर लेना इस बात को, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। अब आता है बुद्धि लब्धि का सूत्र बताइए, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। बुद्धि लब्धि यानी IQ का सूत्र, IQ निकालने का सूत्र है मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु, MA बट्टा CA, मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। ये इसका सूत्र है बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का। यूं याद रख लेना, माँ बटेवा वाह, मावा इंटू 100, मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु इंटू 100, ये अपने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। अब आता है टर्मन एवं मेरिल का वर्गीकरण। टर्मन महोदय ने एक ऐसी टेबल बताई है जिसके आधार पर बुद्धि लब्धि को देखकर हम बता सकते हैं कि वो बालक किस श्रेणी में आता है। जैसे यहाँ अपन इसको हल करके देखते हैं। माना कि किसी बालक की वास्तविक आयु 10 साल का बच्चा है और वो एक 12 साल की मानसिक आयु रखता है। 12 उसकी मानसिक आयु 12 है, जबकि वास्तविक आयु उसकी 10 है।
तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, वो किस प्रकार का बालक है, तो हम उसको इस सूत्र से हल करेंगे। तो देखिए 0 से 0 यानी कि 120 आता है, 120 उसकी IQ है। तो वो बालक, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि इस प्रकार से एक बालक की वास्तविक आयु 10 साल है और उस बालक की मानसिक आयु 12 साल है, तो बताइए वो किस प्रकार का बालक है। तो 120 जो आए हैं ना, वो 120 से 130 तक हमारे लिए उत्तम श्रेणी का बालक है, सुपीरियर बालक है। तो हम इस सूत्र से, इस IQ के सूत्र से और इस श्रेणी को देख करके बालक की श्रेणी बता सकते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लेना, याद कर लेना। टर्मन और मेरिल ने वर्गीकरण दिया है। देखिए जिस बालक की IQ 0 से 25 तक आती है तो वो बालक जड़ बुद्धि कहलाता है, यानी उसमें बुद्धिहीन बालक है, इडियट है। तो ये 0 से 25, या तो एग्जाम में 0 से 25 आता है या इस तरीके से आता है ये, या औसत वाले बालक आते हैं। तो इसको आप नोट कर लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना कि 0 से 25 तक की IQ वाले बालक जड़ बुद्धि होते हैं, 25 से 50 तक की IQ वाले बालक मूर्ख बुद्धि में काउंट होते हैं, और 50 से 60 जिस बालक की IQ आ रही है तो वो उदासीन बालक है, उदासीन श्रेणी में आएगा। 60 से 70 तक यदि आ रही है तो वो अल्प बुद्धि में आता है। 70 से 80 वाला हीन सीमांत बुद्धि में, 80 से 90 वाला औसत से नीचे यानी मंद बुद्धि और पिछड़े बालक, इसको भी इंपॉर्टेंट नोट कर लेना, ये भी पिछड़े बालक की श्रेणी भी पूछी जा सकती है। तो 80 से 90 के बीच में। अब आता है 90 से 110 के बीच में बालक है औसत। 110, 90 से लगाकर 110 जिसकी बुद्धि लब्धि है वो औसत बालक है, एवरेज बालक है। और 110 से 120 के बीच में औसत से ऊपर वाला बालक है। और 120 से 130 की श्रेणी वाला बालक उत्तम श्रेणी में माना जाता है। और 130 से 140 जिसकी IQ आ रही है वो बालक अति उत्तम होता है, प्रखर बुद्धि वाला बालक होता है। 140 से यदि ऊपर किसी बालक की IQ आ रही है, बुद्धि लब्धि आ रही है, तो वो बालक जीनियस है, प्रतिभावान बालक है। तो प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर, औसत बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110, उत्तम बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 120 से 130। आप इसको अच्छी तरीके से लिख लेना। माना जाता है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरा अवस्था तक होता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि बुद्धि का विकास कब तक होता है, तो जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बुद्धि का विकास होता है, किशोरावस्था तक होता है, जन्म से लेकर, ऐसा माना जाता है। अब आता है बुद्धि का परीक्षण कैसे किया जाए, किस प्रकार से इंटेलिजेंसी का टेस्ट किया जाए। तो बुद्धि मापन या परीक्षण का कार्य सबसे पहले फ्रांस के मनोविज्ञानी 1905 में अल्फ्रेड बीने ने किया था। बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले जो कार्य किया वो अल्फ्रेड बीने ने किया, 1905 में किया। ये फ्रांस के मनोवैज्ञानिक थे। तो आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सटीक होते हैं। लोग बहुत अंदर तक अध्ययन करते हैं, बहुत गहरा अध्ययन करते हैं, जबकि प्रश्न ऊपर से आ जाता है। तो बुद्धि परीक्षण का कार्य सबसे पहले फ्रांस के मनोवैज्ञानिक 1905 में अल्फ्रेड बीने ने किया। अब देखो, बुद्धि का परीक्षण एक तो व्यक्तिगत होता है, एक सामूहिक होता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण यह एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर इसका परीक्षण होता है। यह एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर टेस्टिंग होती है। इसमें किस प्रकार से हो सकती है, कोई किस प्रकार से ये परीक्षण हो सकता है, ये शाब्दिक हो सकता है। शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण हो सकता है, व्यक्तिगत अशाब्दिक हो सकता है, बिना शब्दों के भी हो सकता है, शब्दों के भी हो सकता है, बिना शब्दों के भी हो सकता है, सांकेतिक हो सकता है,
और चित्रांकन द्वारा भी परीक्षण हो सकता है। किसी बालक का, किसी व्यक्ति का यदि बुद्धि का परीक्षण करना है तो वो चित्रांकन के माध्यम से भी हो सकता है, चित्र पूर्ति के माध्यम से भी हो सकता है कि भाई ये चित्र दे दिया गया है, अधूरा चित्र है, इसको पूरा करो, उस बच्चे की बुद्धि का परीक्षण हो जाता है। या उसको ऐसा टेस्ट दिया जाए, भूल भुलैया टेस्ट, जिसमें कुछ चीज़ें गायब कर दी जाए और उसको फिर मिलाने के लिए कहा जाए, कोई चित्र है उसको काट दिया जाए, उसको फिर मिलाने की कहा जाए, तो भूल भुलैया टेस्ट ये भी एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में आता है। तो बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत परीक्षण और सामूहिक परीक्षण। व्यक्तिगत परीक्षण में शाब्दिक हो सकता है, अशाब्दिक हो सकता है, चित्रांकन द्वारा हो सकता है, चित्र की पूर्ति द्वारा हो सकता है, या भूल भुलैया टेस्ट के द्वारा व्यक्तिगत परीक्षण, बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। दूसरा परीक्षण आता है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। पहले व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण था, अब सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। नाम से स्पष्ट है, एक साथ कई व्यक्तियों के समूह का बुद्धि परीक्षण करना सामूहिक बुद्धि परीक्षण कहलाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की भर्ती के लिए किया गया था। सामूहिक बुद्धि परीक्षण ये 3 प्रकार से हो सकता है। शाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण, शब्दों या संख्याओं पर आधारित ये परीक्षण है। इसमें शब्दों, है ना, शब्दों को या संख्याओं को दिया जाता है, उसके अनुसार उसकी टेस्टिंग की जाती है। दूसरा आर्मी अल्फा टेस्ट होता है। तीसरा अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण होता है। अशाब्दिक यानी संकेतों द्वारा, ना, अनपढ़ व्यक्तियों का जो बुद्धिमापन किया जाता है वो अशाब्दिक सामूहिक बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। तो ये अपना टॉपिक यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।